सी हर रात रात हो, ख्वाहिशों से बात बात आशाएं लेकर सूरज से आग आग गाए जा अपना राग राग आशाएं। कुछ ऐसा करके दिखा खुद खुश। एग्रीकल्चर बायोलॉजी का अध्याय नंबर 13 नंबर वाला इस अध्याय के अंक जो भाग है दो है, अर्थात इस चैप्टर में से दो क्वेश्चन आते हैं। अध्याय में हम चर्चा करते हैं पशु परजीवियों का अध्ययन एवं आर्थिक महत्व, यह है अध्याय का नाम। पशु परजीवियों का अध्ययन एवं आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। देखिए, जब से मानव ने सभ्यता की कड़ी में विकसित होता गया, अर्थात पशु पक्षियों को पालना प्रारंभ किया अपनी आवश्यकताओं के लिए, उन्होंने विभिन्न पशुओं को अपने उपयोग के लिए, किसी को पशु को दूध उत्पादन के लिए, किसी पशु को चारा उत्पादन के लिए, जैसे चारे को ढोने वगैरह काम कर कार्य लेते हैं, अर्थात ये कह सकते हो किसी को भोजन ढोने के लिए, किसी से ऊन प्राप्त करने के लिए, किसी पशु से चमड़ा, किसी पशु से मांस आदि प्राप्त करने के लिए धीरे धीरे उन्होंने पालना प्रारंभ किया। इस अध्याय में हम परजीवियों के बारे में चर्चा करेंगे। परजीवी, देखिए परजीवी वे सूक्ष्म जीव होते हैं जो दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं, अर्थात ये परजीवी जीव दूसरे जीवों से अर्थात परपोषियों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, इसलिए इन्हें परजीवी कहा जाता है। परजीवी दो प्रकार के होते हैं, नंबर 1, नंबर 2। एक होते हैं बाह्य परजीवी, बाह्य परजीवी। दूसरे होते हैं अंतः परजीवी। बाह्य परजीवी से तात्पर्य है ऐसे सूक्ष्म जीव जो परपोषी, अर्थात ये कह सकते हैं पशुओं के शरीर के बाहर, अर्थात पशुओं के शरीर पर रह करके उस पशु से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उनको अपन बाह्य परजीवी कहते हैं। कुछ परजीवी ऐसे होते हैं जो जीव के शरीर में रह करके उसके अंदर से पोषण प्राप्त करते रहते हैं, उनको अंतः परजीवी कहते हैं। बाह्य परजीवियों की चर्चा हम इस अध्याय में करेंगे, पशु परजीवियों की। अंतः परजीवियों की भी बारे में बात करते हैं। बाह्य परजीवियों में इस अध्याय में, अर्थात ये कह सकते हैं कि इस एग्रीकल्चर बायोलॉजी के 13वें अध्याय में सबसे पहले परजीवी पिस्सू नंबर 1 पर है। पिस्सू ये इस अध्याय का प्रथम पशु परजीवी है, पिस्सू परजीवी। ये परजीवी समऑर्थोपोडा का सदस्य है। ये
इस परजीवी की यदि बाह्य आकार की देखी जाए तो सामान्यतः जनरली इसकी बाह्य जो आकार की होती है उसमें इस प्रकार से इसका शरीर दिखाया, इस प्रकार से इसमें 3 जोड़ी पैर होते हैं। पिछले जो पैर होते हैं, पिछले जोड़ी वो काफी लंबे, इस प्रकार से ये इसका सिर है, ये मध्य वाला भाग वक्ष है और ये उदर, ये इसके 3 जोड़ी पैर हैं, 1 जोड़ी 2 जोड़ी और 3 जोड़ी, 1 2 और 3। तो तीसरे जोड़ी वाले जो पैर है, पीछे वाले पैर, ये काफी लंबे पैर होते हैं पिस्सू के। ये पिस्सू रुधिरहारी होने के नाते इसके जो मुखांग हैं वो चुभाने और चूसने वाले, चुभाने और चूसने वाले होते हैं। अब इसका वर्गीकरण देखते हैं। देखिए वर्गीकरण जब हम बताते हैं आपको, तो इसका जो वर्गीकरण है ना वो देखते हैं अपन पिस्सू का। सबसे पहले पिस्सू नंबर 1 पे ये पढ़ रहे हैं अपन हेडिंग में FLEA, ये इसका साधारण नाम है। वैज्ञानिक नाम, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है पुलेक्स, पुलेक्स इरिटेंस, ये इसका वैज्ञानिक नाम है, पुलेक्स इरिटेंस। अब इसका वर्गीकरण को अंग्रेजी में क्लासिफिकेशन लिखते हैं, CLASSIFICATI, ये क्लासिफिकेशन वर्गीकरण होता है। इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं संघ, ये ऑर्थोपोड, इस संघ का सदस्य है ऑर्थोपोडा संघ का। इसका जो वर्ग है गण, ये है साइक्लोप्टेरा, साइक्लोप्टेरा। इसका वंश देखो, जिस जंतु का वैज्ञानिक नाम लिखा जाता है उस वैज्ञानिक नाम का प्रथम जो शब्द होता है, जैसे इसका वैज्ञानिक नाम है पिस्सू का पुलेक्स इरिटेंस, उसमें पुलेक्स इसका वंश है और इरिटेंस इसकी जाति है। जैसे मानव की भी यदि बात करूं मैं, जैसे मानव है, अपना वैज्ञानिक नाम जो लिखो उसके बारे में लिखो, हमारा वैज्ञानिक नाम होता है जैसे होमो सेपियंस, ये नाम है मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सेपियंस। इसमें होमो तो हो गया वंश और सेपियन हो गया जाति। इसी प्रकार से जो पिस्सू की बात कर रहे थे, इसमें पुलेक्स को इसका वंश हो जाएगा, इरिटेंस हो जाएगी इसकी जाति, तो वंश क्या हो जाएगा इसका पुलेक्स, पुलेक्स, और जाति इरिटेंस, ये इसकी
जाती है। तो इस प्रकार से पिस्सू संघ ऑर्थोपोडा का सदस्य है, इसका वंश पुलेक्स है, जाति इरिटेंस है। इसका शरीर की जो बाह्य स्थिति देखी थी, शरीर 3 भागों में बटा होता है, सिर हेड, पक्ष को थोरैक्स कहते हैं, और ये उदर भाग है जिसको एब्डोमेन भाग कहा जाता है। इसका उदर भाग काफी बड़ा होता है। इस पिस्सू के पिछली जोड़ी अर्थात तीसरी जोड़ी जो पैर है पीछे वाले, इसकी शरीर की लंबाई से काफी बड़े होते हैं, जिसके कारण ये पिस्सू छलांग लगाने में लाभकारी होता है। अर्थात ये कह सकते हैं कि आराम से परपोषी की सतह पर खूब लंबाई की छलांग लगा सकता है। ये पंखहीन होता है, अर्थात इसके शरीर पर पंख नहीं पाए जाते हैं। ये पक्षी एवं स्तनी, पक्षी मतलब एबीज वर्ग के सदस्य और मैमेलिया वर्ग के जो सदस्य हैं उन पर बाह्य परजीवी के रूप में जीवन यापन करता है। ये जब वयस्क स्थिति में होता है, एडल्ट स्थिति में होता है, तब इसके शरीर की जो लंबाई होती है 3 से 5 mm तक होती है। कितनी होती है? 3 से 5 mm, इतना शरीर होता है इसका। 3 से 5 mm का इसका शरीर होता है। पूरे विश्व में पिस्सू की लगभग 2500 प्रजातियां पाई जाती हैं। पिस्सू की 2500 प्रजातियां पूरे विश्व में निवास करती हैं। अब इसके मुखांगों की बात करते हैं। मुखांग का मतलब है सिर वाले भाग में जो मुंह होता है, मुख होता है, उसके अंग कैसे हैं। देखो पिस्सू के जो मुखांग होते हैं वो होते हैं चौभाने एवं चूसने वाले। पहले क्या है? मुख पाउच अर्थात माउथ वाला जो भाग है उसको पहले चुबाता है परपोषी की स्किन पर, त्वचा पर, और फिर रक्त को चूसता है। इसलिए इसके मुखांग कैसे हो गए? चुभाने एवं चूसने वाले इसके माउथ पार्ट्स होते हैं। पंख नहीं होते हैं इसके शरीर पर। इसमें कंपाउंड्स नेत्र अर्थात संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं। इसमें एक जोड़ी संयुक्त नेत्र भी पाए जाते हैं। एक जोड़ी नेत्र होते हैं जो संयुक्त प्रकार के होते हैं। आगे देखते हैं अपन इसके बारे में। पिस्सू के में ये जो पिस्सू होता है इसमें पूर्ण कायांतरण पाया जाता है। पूर्ण कायांतरण किसको कहते हैं? जिसमें अंडा अंडे से निकलने वाली स्थिति को लार्वा से बनता है प्यूपा, और प्यूपा से बनता है वंश। अर्थात ये कह सकते हैं जिसके जीवन चक्र में 4 अवस्थाएं आती हैं। एग स्टेज, लार्वा स्टेज, प्यूपा स्टेज और एडल्ट स्टेज। 4 अवस्थाएं अपने जीवन में दर्शाता है। वयस्क पिस्सू के द्वारा जो अंडे दिए जाते हैं उन अंडों से कुछ समय बाद में लार्वा निकलते हैं। लार्वाओं से कुछ समय बाद में प्यूपा अवस्था आती है और प्यूपा से पुनः
ने अंडा दिया, अंडे से डायरेक्ट लार्वा, लार्वा डायरेक्ट वयस्क में परिवर्तित हो जाए तब भी अपूर्ण कायांतरण कहलाएगा। या फिर अर्थात ये कह सकते हैं कोई तीन अवस्था है, जैसे वयस्क अंडा लार्वा हो गया या वयस्क अंडा प्यूपा, ये तीनों अवस्थाएं होंगी तब भी उसको अपूर्ण कायांतरण के नाम से जाना जाता है। लेकिन पिस्सू की जब बात करते हैं अर्थात कोलेक्स इरिटेंस नामक बाह्य परजीवी की जब बात करते हैं तो उसमें पूर्ण कायांतरण जैसी स्थिति पाई जाती है। अब अपने सिलेबस में दे रखा है इसका इकोनॉमिक इंपोर्टेंस, आर्थिक महत्व क्या है इसका, पिस्सू का आर्थिक महत्व क्या है तो देखते हैं अपन। ये जो पिस्सू है ये स्तनधारी जितने जीव हैं स्तनधारी जीवों को कहते हैं, जो मैमेलिया वर्ग के जो सदस्य होते हैं अर्थात जो बच्चे उत्पन्न करते हैं, बच्चों को स्तनपान करा के और उनका पालन पोषण करते हैं, उन स्तनधारी जीवों के शरीर से यह रुधिर ग्रहण करता है या चूसता है और अर्थात ये रुधिरहारी के रूप में परजीवी के रूप में अपना जीवन यापन करता है। जब किसी व्यक्ति को ये पिस्सू बार-बार काटता है तो उस स्थिति में क्या है, जैसे सपोज कीजिए पिस्सू है, पिस्सू किसी मानव को काटता है, जैसे ये पिस्सू किसी मानव को काटेगा तो काटने वाले स्थान पर जैसे मच्छर जब काटता है तो मच्छर के काटने पर जितना दर्द महसूस होता है और जो निशान जो दिखाई देता है ऐसा ही सेम टू सेम निशान पिस्सू के काटने पर मानव की त्वचा पर दिखाई देता है। लेकिन कुछ समय बाद में उस स्थान पर तेजी से जलन एवं खुजली होना चालू हो जाता है और उस स्थान पर सूजन आना प्रारंभ हो जाती है। और यदि यही पिस्सू यदि उसी व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को पिस्सू यदि बार-बार काटते हैं तो उससे रोगी व्यक्ति, हम उसको क्या कहेंगे, रोगी व्यक्ति कहेंगे, क्योंकि पिस्सू उसके शरीर में रोग उत्पन्न कर रहा है अर्थात बार-बार काट रहा है, जिसके कारण जब पिस्सू के द्वारा किसी मनुष्य को बार-बार काटा जाता है या संक्रमित किया जाता है तो उस व्यक्ति के शरीर में रक्त की कमी हो जाएगी, रक्त अल्पता हो जाएगा जिसको एनीमिया रोग के नाम से भी जाना जाता है। और जब एनीमिया रोग हो जाएगा तो रोगी व्यक्ति के बाल झड़ना चालू हो जाएगा, अर्थात पिस्सुओं के काटने से प्रभावित व्यक्ति के बाल जल्दी झड़ना प्रारंभ हो जाते हैं, व्यक्ति शरीर से दुबला पतला हो जाता है। ये पिस्सू की मेन पहचान है। इस पिस्सू के द्वारा ही एक महामारी फैलती है, इस पिस्सू के द्वारा ही एक महामारी फैलती है। आपने उसका नाम पहले भी सुना होगा, सुना होगा निश्चित है, मैं बता देता हूँ आपको। तो ये इसके आर्थिक महत्व में आता है। महामारी का नाम है प्लेग। ये यूरोप महाद्वीप में बहुत ज्यादा चली थी सन 1343 एवं 1353 के आसपास की बात है। यूरोप महाद्वीप, यूरोप के जो देश हैं उन देशों में ये बीमारी चलती, प्लेग की बीमारी। ये जो बीमारी है ना ये चूहे इससे फैलती है। चूहों को नाम है प्लेग, चूहों के द्वारा फैलती है। यूरोप में ये प्लेग नामक बीमारी फैली थी। उस समय यूरोप के देशों में लगभग 33% आबादी, या ये कह सकते हैं 33% जो जनसंख्या थी वो मर गई थी इस रोग से, प्लेग से। ये इसमें पिस्सू की क्या उपयोगिता है, अगर पिस्सू क्या करता है इस रोग में? देखो पिस्सू का प्रभाव क्या है कि जो पिस्सू है ना, ये पिस्सू पहले चूहे को संक्रमित करता है, चूहे को काटता है और चूहों को काटने से प्लेग का जो जीवाणु है वो चूहों से पिस्सू में आ जाता है। अब वो जीवाणु
पिस्सू आ गया। अब जैसे ही पिस्सू मानव को खाएगा, मानव से रुधिर ग्रहण करेगा, क्योंकि मानव की स्तनधारी है और चूहा भी स्तनधारी है। तो जैसे ही आगे पिस्सू मानव को खाएगा तो वो जीवाणु किसमें चले गए, मानव में आ गए। जीवाणु किसमें आ गए, मानव में आ गए। अब मानव भी किससे ग्रसित हो गया, प्लेग रोग से ग्रसित हो जाता है। इस प्रकार से ये जो पिस्सू है ना, ये पिस्सू बाह्य परजीवी के रूप में रह करके और इस प्रकार से प्लेग नामक बीमारी फैलाने में भी मुख्य भूमिका निभाता है। आगे अगला जो टॉपिक अपन लेंगे वो है, पहला नंबर हो गया पिस्सू, बाह्य परजीवियों में पहला क्या है, पिस्सू। इस प्रकार से दूसरा टॉपिक अपना है, दूसरा बाह्य परजीवी तुम्हारा दे रखा है भाई जोक। क्या दे रखा है, जोक। देखिए जोक आपने आसानी से देखी होगी। जोक सामान्यतः नदी, तालाब, पोखर, झील या आपको सामान्य कह सकते हैं निकट या ऐसे जल भराव वाले गड्ढे या खाई जिसमें पानी लंबे समय तक भरा रहता है, अर्थात जिसमें कीचड़ जैसी स्थिति दिखाई देती है, ऐसे जलाशय में जो आसानी से देखने को मिल जाते हैं। हमने देखा है जब हमारे मवेशी जैसे भैंस जंगल में चारा खाने के लिए जैसे अपन उनको खोलते हैं, ये चारा खिलाने ले जाते हैं, तो हमारी भैंस वगैरह उस जल जो भरा हुआ जल है, जो लंबे समय तक इस गड्ढे वगैरह में या जहाँ पर भी जो तालाब है उसमें जो जल भरा होता है उसमें जाकर के पानी पीती है और पानी पीते वक्त पानी पीने के बाद उसमें बैठ जाती है। जैसे ही भैंस उस पर बैठती है, घंटे 2 घंटे आराम करती है, तो उस जलाशय में या उस तालाब में जिसमें दलदल युक्त जो मिट्टी है, उस मिट्टी में जो हमें आसानी से मिल जाती है। जब भैंस हमारी जैसे उसमें से खड़ी होती है कीचड़ में से या उस तालाब में से, तो उसके शरीर पर अनेक जो चिपकी हुई हमें दिखाई देती है। तो ये जो जोक है ये आसानी से हम देख सकते हैं, या देख ही नहीं है तो आप ऐसा करें किसी जलाशय वगैरह के आसपास, किसी तालाब वगैरह के आसपास जाकर के आप इसके मामले में देख सकते हैं। अब इसका वैज्ञानिक नाम हमें देखो, हमको बायोलॉजी में पढ़ना क्या होता है, जंतु का सामान्य नाम, सामान्य नाम के बाद में उसका वैज्ञानिक नाम पढ़ना होता है। जंतु है तो उसका जूलॉजिकल नेम, और यदि जब पौधे की बात करते हैं तो उसका बॉटनिकल नेम उसको बोलते हैं। तो अब यहाँ पर वैज्ञानिक नाम जिसको जूलॉजिकल नेम जो कहते हैं, वो वैज्ञानिक नाम देखना, वैज्ञानिक नाम, इसका वैज्ञानिक नाम है, देखो थोड़ा लंबा है, हेरुडिनेरिया, हेरुडिनेरिया ग्रेनुलोसा, ये है इसका वैज्ञानिक। हेरुडिनेरिया ग्रेनुलोसा, ये इसका वैज्ञानिक नाम है।
संघ में आते हैं, संघ मोलस्का में आते हैं। संघ का नाम क्या है? संघ का नाम है मोलस्का। ये इस संघ में आते हैं, मोलस्का संघ में। इसका वर्ग हेरोडीनिया है। हेरोडीनिया ये इसका वर्ग है। इसका गण गेनेथो बर्डेलाइडा। देखो नाम थोड़े से ऐसे ही होते हैं, जो इस प्रकार से। इसका वंश मैं बताया था, वैज्ञानिक नाम पर प्रथम जो आता है वो वंश होता है। तो वंश क्या हो गया? हेरोडीनेरिया। और जाति अंग्रेजी में स्पीसीज कहते हैं ग्रेनुलोसा। इस प्रकार से एक बार पुनः देखें। जो क्या पढ़ रहे हो आप? जो पढ़ रहे हो, अंग्रेजी में स्पेलिंग क्या है? HEECH। वैज्ञानिक नाम हेरोडीनेरिया ग्रेनुलोसा। इसका वर्गीकरण क्लासिफिकेशन कहते हैं। वर्गीकरण में संघ है, संघ मोलस्का। कौन से संघ में आता है? जो मोलस्का संघ में आता है। वर्ग है हेरोडीनिया, गण गेनेथोबर्डेलाइडा, वंश हेरोडीनेरिया और जाति ग्रेनुलोसा। ये इस प्रकार से इसका वर्गीकरण है। अब देखिए, जोक का डायग्राम बताता हूं मैं आपको, ये होता कैसा है सामान्यतः। ये आप एक बार पुनः देख लें। वैज्ञानिक नाम हेरोडीनेरिया ग्रेनुलोसा, मोलस्का संघ है। ये इस प्रकार से वर्ग लिख रहा है इसका। ये गण है, ये वंश है, ये जाति। ठीक, आगे देखो। जोक की बाह्य आकार, अर्थात जोक बाहर से देखने में कैसी होती है, ये अपन इसमें देख। देखो ये इसका इस प्रकार से ऐसे इस प्रकार से जोड़ दिया है, या फिर इसको अपन ऐसे भी बना सकते हैं। इस प्रकार से जो कि सामान्यतः जो लंबाई होती है ना, जो सामान्यतः होती है 10 से 15 सेंटीमीटर, इतनी लंबाई होती है। जोक के दोनों सिरों पर चूसक पाया जाता है दोनों सिरों पर। चाहे ये इसकी एक पृष्ठ सतह से दर्शाई है मैंने, एक स्थिति को अधर सतह से दर्शाया। इस पर जो ये लाइन है, ये इसके खंड है शरीर के भाग, अर्थात मैं ये कह सकता हूं
है लैंगिक दृष्टि से ये उभयलिंगी होता है। लैंगिक दृष्टि से ये उभयलिंगी, इसको द्विलिंगी भी कह सकते हैं। अर्थात ये कह सकते हैं जो जोग है उस एक ही जोग का जो शरीर है उस पर नर जन्मांग और मादा जन्मांग दोनों एक ही के शरीर पर उपस्थित होते हैं। इसमें 10वां जो खंड होता है शरीर का, 10वें खंड में 10वें खंड पर नर जनन अंग एवं 11वें खंड पर माता जनन अंग। ध्यान देना था, जो का सामान्य शरीर 10 से 15 सेंटीमीटर लंबा। खंड कितने हैं शरीर में? 33 खंड होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से 11 12 इस प्रकार से टोटल होते हैं 33। प्रथम खंड ये रहा और दूसरा खंड लास्ट में है 33। इसमें से 10वें नंबर का जो भाग है, खंड है, पार्ट्स है, उस पर नर जनन अंग उपस्थित होता है और 11वें खंड में मादा जनन अंग उपस्थित होता है। अर्थात ये जंतु लैंगिक दृष्टि से द्विलिंगी होता है, जिसको उभयलिंगी के नाम से भी जाना जाता है। यह अपनी श्वसन की जो क्रिया है वो त्वचा के द्वारा करता है। इसकी त्वचा मोटी एवं नम होती है, उसके माध्यम से श्वसन कार्य करता है। कौन? जो विशेष कोई श्वसन अंग विकसित नहीं होते हैं। जोग का जो चूसकांग होता है उसमें से मुख चूसकांग की बात करते हैं, जो मुख का कार्य करता है। उस चूसकांग में 3 जबड़े पाए जाते हैं। कितने जबड़े पाए जाते हैं? 3 जबड़े होते हैं। 3 जबड़े होते हैं, अर्थात 3 जबड़ों से मिलकर के जोग का मुंह विकसित होता है, जिसको अपन चूसक कहते हैं। क्या कहते हैं? चूसक। ये जो चूसक का निर्माण है ना, ये 3 जबड़ों से होता है। 3 जबड़ों से बना होता है इसका चूसक। जब यह जोग किसी स्तनधारी जीव जैसे भैंस के शरीर से स्पर्श होती है, उस जैसे सपोज कीजिए ये किसी जंतु की स्किन है और ये यहाँ पर जोग है। ये जोग जैसे यहाँ पर स्पर्श करती है या सिर्फ संपर्क में आती है जानवर से, उस स्थान पर ये मुख चूसकांग को इसमें प्रवेश कराती है और उससे चिपक जाती है। यहाँ पर इस जोग की जो मुख चूसकांग वाला भाग होता है उसमें लाल ग्रंथि पाई जाती है। उन लाल ग्रंथियों के द्वारा, जोग की लाल ग्रंथियों से, या ये कह सकते हैं जोग की लाल में एक हिरुंडेन जो वैज्ञानिक नाम क्या था जोग का? हिरुंडिनेरिया ग्रेनुलोसा। तो जोग में कौन सा पदार्थ है? हिरुंडीन नामक एक रक्त प्रतिस्पंदक पदार्थ पाया जाता है। रक्त प्रतिस्पंदक पदार्थ से मेरा तात्पर्य है लाल में एक ऐसा पदार्थ पाया जाता है हिरुंडीन, जो रक्त को जमने से रोकता है, अर्थात रक्त को पहले सामान्य स्थिति की तुलना में पतला कर देता है, जिसके कारण तेजी से रक्त जोग के मुख चूसकांग के द्वारा तेजी से खींच लिया जाता है। जैसे जैसे जोग रक्त को उस जानवर अर्थात उस भैंस के शरीर जिससे भी संपर्क में आई थी स्तनधारी जीव से,
जैसे जैसे रक्त इसके शरीर में आता हुआ चला जाता है, जोक की लंबाई और मोटाई बढ़ती हुई चली जाती है। तो ये जो हेरुडिन नामक प्रतिस्कंदक पदार्थ है ना, इस पर कई बार प्रश्न आता है, कई बार पूछते हैं जोक में पाए जाने वाले रक्त प्रतिस्कंदक पदार्थ का नाम लिखिए, तो अपन को लिखना होगा हेरुडिन। देखो इसमें ढंग हाजने से काम नहीं चलता है। बायोलॉजी में बिल्कुल सत्य, और ये आप कई बार क्या करते हैं, कोई भी नाम लिख देते हैं, ऐसा ठीक से आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज कहाँ पर है, कितना क्या है, सारी चीजों को पता होता है, तभी आप आंसर दे पाओगे। तो हेरुडिन क्या है? रक्त प्रतिस्कंदक पदार्थ है जो खून को जमने से रोकता है, अर्थात रक्त प्रवाह को और तेज करता है। आगे देखो बेटा, इसी में जोक के शरीर में रक्त का पाचन एवं अवशोषण उसकी आंत में होता है, अर्थात जो जोक होती है ये जैसे ही परपोषी जीव से रक्त प्राप्त कर लेती है, उसके बाद में जो रक्त होता है उसका पाचन कहाँ होता है? इसकी आंत में। जोक की आंत जो होती है ना, इंटेस्टाइन, उनमें रक्त का पाचन होता है और वहां पर उस रक्त में से आवश्यक पदार्थों को एब्जॉर्ब करके अवशोषित भी किया जाता है। जोक के पीछे के सिरे पर, देखो मैंने आपको बताया था कि जो जोक थी इस प्रकार से भी इसको बना सकते हैं अपन, ये इस प्रकार से भी बना सकते हो आप, उसका शरीर देखो इस प्रकार से, ये है ऐसे ऐसे भी बना सकते हैं अपन इसको। ये भी मैंने आपको सामान्यतः जोक की ही आकृति दर्शाई है। तो इसके शरीर पर जो अपन ने देखा था चूसक, इसमें 3 चमड़े थे। इसी प्रकार इसका जो पीछे का जो चूसक होता है, ये चूसक क्या करता है? ये चूसक है उस जोक को परपोषी की त्वचा से संपर्क बनाने में सहायक होता है, अर्थात उसको चिपकाने में सहायता प्रदान करता है, शरीर से चिपकाने में सहायता प्रदान करता है। और जब जोक स्वतंत्र रूप से उस दलदल युक्त जलाशय में जो भ्रमण करती है, तो गति करने में भी ये चूसक की मुख्य भूमिका होती है। इस प्रकार से जोक के बारे में आपने देखा होगा, वैज्ञानिक नाम हेरुडिन एरिया ग्रेनुलोसा, रक्त प्रतिस्कंदक पदार्थ का नाम क्या बताया था मैंने? हेरुडिन। शरीर पर खंडों की संख्या 33, 10वां जो खंड था शरीर का, उस पर कौन सा भाग पाया गया था? 10वें खंड पर नर जनन और 11वें खंड पर मादा जनन अंग उपस्थित होते हैं। शरीर के अग्र सिरे पर और पश्चिम सिरे पर चूसक पाए जाते हैं। अग्र चूसक में 3 जबड़े होते हैं। पीछे वाला चूसक इसको गति प्रदान करने में एवं परपोषी की सतह से चिपकने में सहायता प्रदान करता है। इस प्रकार से ये जोक की बाह्य संरचना हो गई। ये दूसरा परपोषी था, परजीवी, परपोषी की सतह पर रहने वाला। अब अपन देखते हैं जोक का आर्थिक महत्व। गुजरे ऐसी हर रात रात हो ख्वाहिशों से बात बात आशाएं, लेकर सूरज से आग आग गाए जा अपना राग राग आशाएं। कुछ ऐसा करके दिखा खुद खुश